बंधु, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम वास्तु रहस्य में। दूर हुई सबकी परेशानी, अब है आपकी बारी। प्रॉब्लम है, बहुत जीवन में उथल पुथल मचे हैं, कैसे होंगी दूर? ये कार्यक्रम आपका है, जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए, सबसे पहले अभिनंदन है कार्यक्रम में करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, कल हमने अपने दर्शकों को बताया था भूमि चयन के बारे में जी। और उन्हें बताया था भूमि का चयन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। आपने 70% का एग्जाम्पल दिया था कि हमारे जीवन में 70% रोल होता है हम किस जगह पे अपना भूमि की ऊर्जा का। जी, आज जानेंगे क्यों। देखिए, आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूं कि आप अपनी मंजिल में बनाते हैं 5 फ्लोर की, उसमें इतना ज्यादा लोहा डालते हैं क्यों? नीचे प्लिंथ बीम में 10 फीट, 9 फीट, 12 फीट, 15 फीट तक आप बुनियाद नीचे गहराई में खोद करके क्यों बनाते? इतना लोहा डालते हैं क्यों? क्योंकि न्यू के ऊपर ही आपके पूरे फ्लोर टिके हुए हैं। ठीक इसी तरह से भूमि की ऊर्जा की महत्ता इसलिए है क्योंकि हम उस भूमि पर वास करते हैं, उस भूमि पर निवास करते हैं जिस पर हम रहते हैं। वहां पर भूमि के अंडरग्राउंडली हमें ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वह नीचे कोर है, उसके बाद मेंटल है, फिर उसके ऊपर क्रस्ट है, और नीचे यदि दरारें पड़ जाती हैं तो जियोपैथिक स्ट्रेस आ जाते हैं। यदि उन स्ट्रेस के ऊपर यदि कोई भवन बन जाता है तो निश्चित रूप से उस घर में लोग बीमार बने रहते हैं, उन्हें व्यापार में सफलता नहीं मिलती है, बच्चों को अध्ययन में मन नहीं लगता है। तो हमें जियोपैथिक स्ट्रेस देखना पड़ेगा। सर, ये जियोपैथिक स्ट्रेस क्या है? ये और कुछ भी नहीं है। जियोपैथिक स्ट्रेस भूमि के अंदर जो दरारें पड़ जाती हैं, उन दरारों के माध्यम से आने वाली गैसें, जो कोर है वो है आपकी पृथ्वी के अपर सरफेस से लेकर 6374 किलोमीटर नीचे, जिसमें लिक्विड फॉर्म में निकेल और आयरन जो है लिक्विड फॉर्म में खौल रहा है। कितने हाई टेम्परेचर में भस्म हो जाएगा। यदि वो गैस ऊपर आती है तो वहां पर जियोपैथिक स्ट्रेस बन जाता है, और जियोपैथिक स्ट्रेस पे जितने भी एक्सीडेंटल पॉइंट होते हैं ना, उसको आप कहते हैं भूत प्रेत तो नहीं लग गए यहाँ इस भूमि में, वो वहां पर सिर्फ जियोपैथिक स्ट्रेस होते हैं। वहां पर जहां पर रेलवे के भी मोस्टली एक्सीडेंट होते हैं, वहां जियोपैथिक स्ट्रेस जहां होता है, वहां विशेष रूप से अमावस्या इत्यादि पर विशेष रूप से दुर्घटनाएं होती रहती हैं। और यदि वहां पर हम ना तो डैम बनाते हैं, ना रेलवे लाइन निकालते हैं, और ना कोई ब्रिज बहुत बड़ा बनाते, जियोपैथिक स्ट्रेस का स्टडी हमारे फाउंडेशन स्टडी में सर्वप्रथम की जाती है। तो ये सब चीजें मुझे देखना बहुत आवश्यक हैं। और जिस पर देखिए, जो भी आपकी जैसी भूमि होगी, पूर्व के एपिसोड में मैंने कल ही आपको अवगत कराया था, जैसा पत्थर वैसी मिट्टी, जैसी मिट्टी की रासायनिक संगठन होगा वैसे ही फल प्राप्त होंगे, वैसे ही फल प्राप्त होंगे। तो भूमि अच्छी। एक बात बताइए, किसान जो है अपनी भूमि को, अपनी मिट्टी को बहुत बढ़िया बनाता है ना, तभी तो बीज डालता है ना। बिल्कुल, तभी बीज डालता है। जब उसको फर्टाइल बना देता, उपजाऊ बना देता, जोतता है, बकरता है, निंदाई करता है, सब कुछ करने के बाद फिर बीज डालता है। ठीक इसी तरह से जब आप भवन बनाते हैं तो उस भूमि को भी साफ सुथरा करिए, उसकी निगेटिव एनर्जी पलायन करिए, तभी आप गर्भ विन्यास, शिलान्यास का बीज डालते हैं, भूमि पूजन करते हैं। वो आपका बीज है, वह आपका बीज है। जिस तरह से आप अपने घर, आप अपने खेत में एक बीज वृक्ष लगाते हैं आम का, तो बीज डाल देते हैं और वो कई वर्षों में बहुत बड़ा हो जाता है। आपने पर बहुत अच्छी चीज बोली है, खेत का एग्जाम्पल लिया है। मैं यही एग्जाम्पल के साथ एक चीज पूछना चाहूंगी जी, कि खेतों में अगर हम चले जाएं, दूर दूर तक खेत फैले होते हैं जी, ठीक है। और जैसा आपने बताया कि हर किसान या जिसका वो खेत है पूरी कोशिश करता है कि इस मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाए, और उसके बाद हमारी फसल अच्छी हो। लेकिन उस स्थिति में क्या सारी जितनी भी भूमि अंदर जो पार्ट होती है, जैसे आपने बताया कि वो अच्छी है या नहीं है, शुभ है या नहीं है, ये तो वो नहीं सोचता ना कि हमें ये खेत लेना चाहिए, हमें वो खेत लेना चाहिए। वो तो लाइन से खेत ले लेता है। ठीक है।
लेकिन लाइन से खेत तो ले लेता है, लेकिन देख उससे कभी आपको जानकारी हो या अथवा ना हो, मुझे तो है कि एक खेत में प्रोडक्टिविटी उसकी जो निकलती है वो दूसरे में नहीं निकलती है। वो क्या है खेल? वो सिर्फ जादू है उस खेत की फर्टाइलिटी, उसकी उपजाऊता, उसको ही कहते हैं हम लैंड एनर्जी। लैंड एनर्जी कोई नई चीज नहीं है, खेतों में भी ये काम आता है। डेफिनेटली, क्यों नहीं, सब में आता है लैंड एनर्जी। चाहे खेत ही तो आज कॉलोनी का रूप धारण कर चुके हैं, सारे खेत पे ही तो कॉलोनी काटी गई है, तो फिर क्यों नहीं? तो उनकी एनर्जी ही, खेत की एनर्जी ही हमारे वही निवास की एनर्जी है, वही खेत के उस किसान के लिए, वही फसल के लिए एनर्जी है। जहां पर आज के टाइम पे लोगों को बहुत सोचना पड़ रहा है कि हम कहाँ जमीन ले रहने के लिए, घर बनाने के लिए, उस स्थिति में इतनी सारी चीजें माइंड में रखना, क्योंकि आजकल हर कोई यही देखता है कि हम कौन सी सोसाइटी में जा रहे हैं, हमारे आसपास का एरिया कैसा है। उस स्थिति में अगर वो जा रहा है और उसे जो जमीन पसंद आई है एंड निरीक्षण करने के बाद पता लगता है कि वो रहने योग्य जमीन नहीं है, उस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं, यदि उसने कोई जमीन खरीदी और उसे लगा कि यह रहने योग्य नहीं है, या मैंने अपने मापदंडों के अनुसार उसे नॉट रिकमेंड कर दिया, उसे मना कर दिया, और तो उसे ठीक कैसे किया जाए, यही आपका शायद प्रश्न है जी। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहूँ, यदि आप इजाजत दें मुझे, कि कौन कौन सी जमीन हमारे योग्य नहीं होती, अयोग्य भूमियां कौन कौन सी हैं। कैसे? कई भूमियां ऐसी होती हैं, कई स्थान ऐसे होते हैं जहां पर लोगों को घर नहीं बनाना चाहिए। जैसे सीधे ठीक पहाड़ की टो पर, फुट हिल कहते हैं जिसे, उस पर कभी भी घर नहीं बनाया जाता। ठीक नदी के किनारे घर नहीं बनाया जाता, ठीक मंदिर के ठीक पीछे घर नहीं बनाया जाता, ठीक मंदिर के बाएं हाथ तरफ या मंदिर से चिपक के घर नहीं बनाया जाता, और ट्रायंगल शेप पे का यदि कोई मकान है या कोई मकान नहीं बनाया जाता। इसके अलावा हमारे लिए डेड एंड पे घर नहीं बनाया जाता। खंडहर के पास, यदि कोई खंडहर पड़ा हुआ है, उसके पास घर नहीं बनाया जाता। यदि कहीं पर ईंट का भट्टा लगा हुआ है, वहां के पास या उस भूमि पर घर नहीं बनाया जाता। लेकिन आजकल की तो डिमांड ही यही है कि हमें रिवर फेसिंग हाउस चाहिए, घर के पास मंदिर होना चाहिए, डिमांड ही तो पहाड़ियों का नजारा मिलना चाहिए। पहाड़ी का नजारा ले, लेकिन दूर से ले, उस पे पहाड़ी के ऊपर जाकर के बना सकते। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं मैम, आप समझने का प्रयास कीजिए। पहाड़ी की बिल्कुल टो पर, जैसे आपका पैर के पंजे है ना, ऐसे ही पहाड़ी के पंजे होते हैं, मतलब जहां पर पहाड़ी एंड हो रही है बिल्कुल उसी टो पर, उससे आप 500 मीटर दूर पे बनाएंगे वो बहुत अच्छा है। नदी से आप 500 मीटर दूर बनाएंगे वो ठीक है। कभी नदी में बाढ़ आई, आप उस चपेटे में आ जाएंगे ना। उन पर भी नदी के देवता होते हैं, वो नहीं चाहते, उन्हें कुछ समय शांत रहना बहुत प्रिय रहता है, और आप सारे कार्यक्रम करेंगे परेशान हो जाएंगे। ऐसे कितने घर मैंने देखे, कितनी जगह ऐसी देखी जिनने अपना घर मंदिर के ऊपर बना लिया, या जिनने अपना मंदिर के नीचे बना लिया, या जिनने अपना घर बैंक के ऊपर बना लिया, तब भी वो परेशान पाए गए। बैंक के ऊपर भी कभी निवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैंक में रुपयों का इकट्ठे रहते हैं और उसके ऊपर मलमूत्र विसर्जित करना ठीक नहीं होता। इसलिए आपको कभी, अनेक स्थान है जैसे जमघट, यमघट, मरघट वाली भूमि पर कभी भी घर नहीं बनाना चाहिए। भट्टों का मैंने आपके लिए बता ही दिया, जहां पर हाई टेंशन लाइन निकल रही हो वहां पर घर नहीं बनाना चाहिए। उसके ठीक नीचे जहां पर यदि थाना, कोर्ट, कचहरी, विद्यालय, जहां जिस घर में कभी भी कोई आत्महत्या की गई हो, वह घर मुफ्त में भी नहीं खरीदना चाहिए। सर, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर हमारे दर्शकों को बताई है। सुनने में ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वास्तु विजिट करने के लिए जाते हैं, आपके पास हर रोज़ बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं कि हमारे यहाँ वास्तु विजिट करिए, तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हम इंडिया की अगर हम बात करें तो जनरेशन पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उस स्थिति में एक इंसान को अगर मकान ही, एक जगह ही मिल जा रही है छोटी सी, तो वो रहना चाहेगा।
तो आपके एक्सपीरियंस में जब ऐसी चीजें आती हैं तो क्या आप उन्हें मना कर देते हैं यहाँ मत रहो, या कुछ उपाय बताते हैं? निश्चित रूप से यदि कोई जमीन ऐसी मिलती, जैसे सपोज अब कोई मंदिर के पास मंदिर से सट के रहेगा, देखिए मैंने हिंदुस्तान में जितने भी मंदिरों से सटके या मंदिर से चिपक के पीछे घर वालों का एक पूरी स्टडी की, सारे लोग बीमार और परेशान पाए गए। एक मैंने मंदिर से बाएं हाथ तरफ की स्टडी की तो उसमें 75% लोग परेशान पाए गए, 25% लोग ठीक पाए गए। एक मैंने स्टडी की कि उन घरों में जहां पर ईंट के भट्टे लगते थे उनने घर बना लिया, तो वहां पर लोग लगभग कैंसर के पेशेंट पाए गए, लगभग अटैक आया उन लोगों को। अनेक जगहों के मेरे पास उदाहरण है, चाहे मैं बात सतना की करूं, चाहे मैं आप किसी भी स्टेट की करूं, किसी भी स्टेट की। मैंने महाराष्ट्र में अनेक एग्जाम्पल देखे, मुफ्त में भी मिले तो भट्टे की जमीन मत। उसमें क्या है, भट्टे में यानी कि उसकी जितनी भी मिट्टी के केमिकल्स एलिमेंट्स थे सब नष्ट हो गए। राख के ऊपर कभी महल बनाया जा सकता है जिसमें कोई भी, आपको शायद नहीं मालूम कि कैपिलरी एक्शन से आपको ये मिट्टी जो है आपको एनर्जी देती है, वही तो आपको आनंद की अनुभूति कराती है। और उस मिट्टी की सारी क्षमताएं नष्ट करके उसके ऊपर घर बनाया जाएगा तो वह आपको नहीं दे पाएगी एनर्जी। तो हमें नहीं बनाना चाहिए। ऐसे अनेक जगहों पर जहां पर आप नहीं बना सकते तो उनको मैं क्या उपाय बताता हूं, मिट्टी को अलग कर दीजिए और गौशाला की मिट्टी या 5 स्थान की मिट्टी उस भूमि पर डाल दीजिए। क्योंकि मैं समझ पा रहा हूं आपकी समस्या को, बहुत सारे लोगों की कि जिनके पास एक मुश्किल से तो प्लाट खरीद पाया और उतने में ही उनके लिए हम नॉट रिकमेंड कर दें कि आप साहब इस पे घर मत बनाइए, दिशा दोष है, दशा दोष है, अथवा ये भट्टे की है या नाले की है, कछार की, तो उसमें क्या करना चाहिए। मैं आज हम अपने सारे दर्शकों को एक विशेष टिप्स देने जा रहे हैं कि यदि किसी भी तरह की भूमि क्यों ना हो, उस भूमि को आप योग्य कैसे बना सकते हैं, बशर्ते हुआ है मंदिर की छाया दूसरे और तीसरे पैर नहीं पड़ रही हो, इस पर कोई दोष का निवारण नहीं है। और मंदिर के पीठ के पीछे निवास करना और मंदिर के सट के रहना किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। ये छोड़ करके यदि आपकी भूमि की ऊर्जा ही बहुत कमजोर हो, मतलब बिल्कुल नगण्य हो, मतलब कि उस पर जो मैंने बताया इसके अलावा भी एनर्जी हमारी रॉडें भी कह रही हो कि बिल्कुल निगेटिव है, तो उसकी मिट्टी को आप नाभि तक यानी 3-3.5 फीट तक निकाल करके उस मिट्टी को अपने स्थान से कहीं दूसरी जगह डाल दीजिए। अब कोशिश कीजिए जहां जिस भूमि पर आपका जन्म हुआ हो, कई लोग ऐसे होते ना कि वो उस भूमि पर कहीं जन्म लिया और दूसरे शहर में आकर बसने लगते, उस स्थान की मिट्टी अवश्य अपने घर पे लाना चाहिए। वो स्थान दोष लग जाता है, वो मिट्टी वहाँ की गौशाला की मिट्टी थोड़ी सी लाएं अथवा एक ट्राली ला करके और उस मिट्टी को अलग करके उसमें डाल दें। दूसरा, श्रेष्ठ नदी की मिट्टी। तीसरा, जहाँ पर ब्रशकोप यानी कि जहाँ पर बैल जाते हों, लड़ते हों और जिस चट्टान में वो शींग अड़ाते हों, जिस पहाड़ मिट्टी से, वो पूरी की पूरी मिट्टी उस भूमि पर डाल दीजिए और 8 दिवस के लिए उस मिट्टी उस भूमि पर प्रथम जन्ने वाली गाय बछड़े सहित बांध दीजिए। तो जब वह बछड़े को चाटेगी तो पूरी भूमि जो मुख से फैन गिरेगा वात्सल्यमयी हो जाएगी। तो इस तरह से उपचार करके फिर इसमें गर्भ विन्यास की क्रिया संपन्न कीजिए। प्रॉपर तरीके से उसमें क्रिस्टलाइज क्वार्ट्स डालिए। मंत्रोलॉजी, यंत्रोलॉजी, पिरामिडलॉजी, जैमलॉजी, मर्कलॉजी, मिनरलॉजी, ये सारी मेथड आपको बड़ा ऐसे लग रहा होगा, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ भूमि को जागृत करने की मंत्र श्रेष्ठ धूप के साथ, कपूर के साथ, देशी गाय के घी को मिक्स करके उस भूमि की मिट्टी को ऊर्जावान बना देना है। तो वह मिट्टी ऊर्जावान हो जाएगी, बशर्ते कि आपने ऊपर की मिट्टी, कचड़ा मिट्टी को निकाल करके फेंक दिया हो। फिर मंत्रों का जाप करिए, निश्चित रूप से बल्कि ऐसी एनर्जी क्रिएट होती है कि पूछो मत, और वह भूमि आपके लिए जीवन भर सुख, शांति और समृद्धि। यानी हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ ये मकान के लिए ही नहीं, अगर हम वहां पर कोई फैक्ट्री या ऑफिस को भी बनाने जा रहे हो तो यही प्रोसीजर हमें करना है। डेफिनेटली। यदि आप देखिए, एक फैक्ट्री के लिए, एक व्यापार के लिए तो आपको
उस भूमि में एनर्जी कई गुनी चाहिए पड़ती है, क्योंकि घर में तो 5 सदस्य रहते हैं, लेकिन एक फैक्ट्री में 50 से लेके 500 लोग तक निवास मतलब वहां पर वर्क करते हैं, तो उनके लिए तो ज्यादा एनर्जी चाहिए ना, ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसलिए आपके लिए उस भूमि पर और भी ज्यादा बारीकी से उसमें एनर्जी और भी ज्यादा चाहिए पड़ेगी, तो उसमें ये ट्रीटमेंट अवश्य करना चाहिए। भूमि का कायाकल्प, ये है भूमि का कायाकल्प। आपको उस भूमि का कायाकल्प करने के लिए मंत्रों के जाप और यंत्र, यानी जैसे ये नंदावर्त स्वास्तिक है, ये नंदावर्त स्वास्तिक भी आपको 16 या 32 डालना चाहिए। पिरामिड ये आपको दिखे हुए मैं 4 कॉर्नरों में इस तरह के जमीन के कॉलम में चारों कॉर्नर में यह एक स्वास्तिक बना करके नाभि से नीचे, काफी नीचे फुटिंग में ये बना करके रख देता हूं, और वहां पर इसके ऊपर से स्फटिक मणि भर देता हूं, फिर कॉलम को खड़ा कर देता हूं। वो इतनी एनर्जी देता है कि वह एनर्जी एक कॉलम दूसरे से कनेक्ट होकर के पूरे फील्ड में, पूरे के पूरे आपके भवन में, पूरी आपकी फैक्ट्री में एनर्जी का संचार बराबर होता रहता है। बिल्कुल, आज के लिए भी बस इतना ही। इस टिप के साथ आपसे इजाजत लेते हैं, लेकिन कल के एपिसोड में क्या खास है और यकीन मानिए कुछ बहुत विशेष है, वो बताएंगे, लेकिन कल। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। बनाइए वास्तु के क्षेत्र में अपना भविष्य, सीखिए व्यावसायिक वास्तु, बने सफल वास्तुविद। सिर्फ और सिर्फ 8 दिनों में बने 0 से हीरो। देश विदेश में ख्याति प्राप्त एवं अपनी डाउनसिंग कला के द्वारा वास्तु के क्षेत्र में तहलका मचाने वाले, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने वाले सुप्रसिद्ध भूवैज्ञानिक, वास्तुविद, स्वर विज्ञानी, अंक एवं ज्योतिष ज्ञानी डॉक्टर राजेंद्र जैन द्वारा इंदौर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है जियो वास्तु ट्रेनिंग का विशाल आयोजन। 0 से हीरो बनने की इस प्रक्रिया में आप वैदिक वास्तु, समरांगण एवं विश्वकर्मा वास्तु, अंक ज्योतिष, वास्तु ओरिएंटेशन वास्तु, इंटीरियर वास्तु एवं स्वर वास्तु जैसे अन्य सभी विषयों में दक्ष होकर प्राप्त करेंगे वास्तुविद डिग्री। दिनांक 19 से 26 जुलाई 2021 इंदौर से ऑफलाइन प्रैक्टिकल वास्तु ट्रेनिंग का आयोजन आश्रम पद्धति द्वारा। संपर्क करें 7999590926, 7999573094।